कहानी साल 2034 से शुरू होती है, जहां दुनिया में अब एक डेडली वायरस फैल चुका है जिससे अब तक करोड़ों में लोग मारे जा चुके हैं। लाखों की संख्या में लाशें सड़कों पर पड़ी हैं। पूरे के पूरे शहरों में तबाही आ चुकी है। लोग बचने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, जिसके बीच शहरों में केओस फैल रहा है। हर तरफ आग लगाई जा रही है। लाशों को रखने की जगह ही नहीं बची है, जिसके बाद से गवर्नमेंट ने लाशों को बड़े स्टेडियम्स में भरकर इकट्ठा करके जलाना शुरू कर दिया। अब यहाँ से हमें इन सारे कियोस्क की शुरुआत दिखाई जाती है, जो कि कुछ ही हफ्ते पहले हुई थी। ये वायरस हांगकांग से शुरू हुआ, जब वहाँ से कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स को शिपिंग कंटेनर्स में डालकर साउथ कोरिया भेजा जा रहा था। यहाँ इस भीड़ में कुछ लोग ऑलरेडी खांस रहे थे, मगर बिना प्रॉपर टेस्टिंग के ही उन्हें इलीगल रूप से साउथ कोरिया के एक शहर में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। अब यहाँ से बेंडेंग सिटी दिखाई जाती है, जहाँ किम का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और उसकी कार एक कंस्ट्रक्शन साइट पर अटक गई है और जल्दी ही वहाँ रेस्क्यू टीम आ चुकी थी। जहाँ इतनी डेंजरस सिचुएशन में भी केन, जो कि रेस्क्यू टीम का ही एक मेंबर था, किम को अपनी जान पर खेलकर बचा लेता है। अब ऊपर आकर केन उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है कि शायद वो उससे इम्प्रेस हुई होगी, मगर किम उसे इग्नोर कर देती है और वहाँ से एम्बुलेंस में चली जाती है। ये कटा भाई का। अब उसी रात किम केन को उसी एक्सीडेंट साइट पर मिलने के लिए बुला लेती है। केन एक्साइटेड था कि चलो एटलीस्ट अब उसने उसे थैंक यू बोलने के लिए बुलाया है, मगर किम ने तो उसे अपनी नीचे गिरी हुई कार से उसके बैग को निकालने के लिए उसे बुलाया था और ये फिर से कटा। अब की बार केन को ये सुनते ही गुस्सा आ जाता है और वो उसे ऐसा करने से मना कर देता है कि अब वो उसके बैग के लिए फिर से नीचे नहीं जाएगा और निराश किम वहाँ से चली जाती है। मगर अब किम के जाते ही उसे लगने लगता है कि शायद से उसके बैग में उसका कोई इम्पोर्टेंट सामान होगा। सो वो अपने एक साथी की मदद से नीचे जाता है और उसके बैग ले आता है और उसके बैग को देखने लगता है कि इसमें क्या है। जहां इसमें केन को किम का आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि किम एक हायर रैंकिंग डॉक्टर है। और तभी उसके बैग में रखा हुआ किम का फोन बजने लगता है और केन उसे उठा लेता है, जहां से वो पाता है कि ये कॉल किम की बेटी मियू का है, जो कि पास ही के एक स्कूल में पढ़ती है। दूसरी ओर दो भाई अब उस इलीगल इमिग्रेंट्स को उस कंटेनर से बाहर निकालने के लिए जाते हैं, जो कि अब तक यहाँ साउथ कोरिया में पहुंच चुका था। और उसे खोलने पर वे पाते हैं कि इसमें मौजूद सारे ही लोग अब खून से लथपथ हैं और वे सब अब मर चुके हैं। अब इतनी लाशों में से सिर्फ एक आदमी मोनसाई बाहर आता है। दोनों भाई इन सब की वीडियो बना लेते हैं और उस बचे हुए आदमी मोनसाई को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। अब रास्ते में एक भाई भी उनकी कुछ सामान उतरता है, मगर अब तक मोनसाई को होश आ चुका था और वो वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। बियोन की वापस आता है, जहां वो पाता है कि पीछे से वो आदमी भी अब भाग रहा है और उसका भाई भी बुरी तरह से खांस रहा है। वो मोनसाई को पकड़ने की कोशिश भी करता है, मगर उसके भाई की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। तो वो पहले जल्दी से उसे पास के ही एक क्लिनिक में ले आता है, जहाँ डॉक्टर उसे नॉर्मल फीवर की कुछ दवाइयाँ देता है, जबकि उसे नहीं पता था कि ये कोई नॉर्मल फ्लू नहीं है और वो लगातार खांसे जा रहा था, जिसके थ्रू ये वायरस अब वहाँ पर मौजूद बाकी के लोगों तक भी ट्रांसमिट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर केन अब किम की बेटी मियू से मिलने उसके स्कूल जाता है, जहां वो किम का बैग उसे देते हुए कहता है कि वो ये बैग उसकी माँ को दे दे और वो उसे अपना पर्सनल नंबर भी देता है। अब जब केन यहाँ से अपने घर वापस जा रहा था, तभी वो नोटिस करता है कि उसके आसपास के सारे ही लोग अब अचानक से खांसना शुरू हो गए हैं और यहाँ से अब ये वायरस एक इंसान से दूसरे तक जल्दी से फैलना शुरू हो जाता है और पूरी ही सिटी में आग की तरह फैलने लगता है। वहीं जब किम अपने घर आती है तो पाती है कि केन ने उसका बैग निकालकर उसकी बेटी को दे दिया था। सो वो काफी खुश होती है और केन को कॉल करके थैंक्स बोलती है। मगर तभी किम के पास हॉस्पिटल से बहुत सारे कॉल आना शुरू होते हैं कि अचानक से बहुत सारे लोग क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। अचानक से आई इमरजेंसी के कारण किम मियू को उसकी ग्रैंड माँ के पास छोड़कर वापस से हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां अब सब लोग डरे हुए थे और वहां बियोनकी का भाई का इलाज चल रहा था, जिसकी की हालत बड़ी तेजी से बिगड़ रही थी। किम चेकिंग करने पर सीनियर्स को बताती है कि ये कोई नई बीमारी है, जिसके इतने अजीब सिम्टम्स उसने पहली बार देखे हैं, जो कि इतना रैपिडली किसी को बीमार कर देती है। और तभी उन्हें उसका फोन मिल जाता है, जिसमें उसने उस कंटेनर में मरे हुए लोगों की वीडियो बनाई थी और डॉक्टर समझ जाते हैं कि ये नया वायरस जरूर से उस कंटेनर से आया है। डॉक्टर्स बियोनकी से उस कंटेनर की लोकेशन भी पूछते हैं और तभी इमरजेंसी अलार्म्स बजने लगते हैं और बियोनकी अंदर जाकर पाता है कि उसके भाई की अब बड़ी ही बेरहमी से मौत हो चुकी है। वहीं अब तक पूरी ही सिटी में वायरस बुरी तरह से फैल चुका था, जिससे सारे ही हॉस्पिटल्स बीमार लोगों से भरने लगे। दूसरी ओर किम डॉक्टर्स की एक टीम के साथ जाकर उस कंटेनर में मौजूद लाशों को जला देती है, जिससे ये वायरस और कहीं ना फैले। मगर काफी सारे चूहे जिन्होंने उस कंटेनर में पड़ी लाशों को
खाया था वे ऑलरेडी बाहर निकल चुके थे। अब यहाँ से सारे बड़े डॉक्टर्स और बड़े बड़े पॉलिटिशियन की इमरजेंसी मीटिंग होती है, जिसमें रिसर्च के बाद वे इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि ये वायरस पिछले सारे ही वायरसेस का मॉडिफाइड वर्जन है, जो कि अपने विक्टिम को सिर्फ 36 घंटों के अंदर मार सकता है। और डॉक्टर्स पॉलिटिशियंस को सुझाव देते हैं कि उन्हें जल्दी से पूरे शहर में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाना होगा, वरना ये वायरस पहले पूरे कोरिया और फिर पूरी दुनिया में फैल जाएगा। वहीं दूसरी ओर किम के हॉस्पिटल में होने से उसकी बेटी म्यू घर में बोर हो रही थी, तो वो केन को कॉल करके बुला लेती है और केन उसे बाहर मॉल में घुमाने ले आता है। मगर अचानक से वहाँ हालात बिगड़ने लगते हैं, लोग खून की उल्टियाँ कर रहे थे और इसी बीच एक औरत बेहोश होकर ऊपर सीढ़ियों से नीचे गिरने लगती है, जिसे केन जल्दी से भागकर बचाता है। मगर इसी बीच म्यू भीड़ में कहीं खो जाती है। वहीं दूसरी ओर बाहर अब वायरस के फैलने से एक्सीडेंट होना शुरू हो जाते हैं और एक साथ बहुत सारे लोग मरने लगते हैं। हॉस्पिटल्स भी अब तक बीमारों के संभालने में नाकाम हो चुके थे, तो तभी पूरी सिटी में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दिया जाता है। वहीं बड़े डॉक्टर्स और पॉलिटिशियंस दूसरे शहर में जाने का डिसाइड करते हैं, जहां से वे सेफली इस नए वायरस पर रिसर्च कर सके। मगर किम उनके साथ जाने से मना कर देती है और कहती है कि वो अपनी बेटी को लेकर ही बाद में वहां आ जाएगी। किम जल्दी से अपनी बेटी को कॉल करती है, जिसे कि केन उठाता है और बताता है कि वे इस टाइम मॉल में है, जहां उसे म्यू कहीं नहीं मिल रही। किम जल्दी से मॉल पहुंचती है और दोनों म्यू को ढूंढना शुरू करते हैं। अब तक सिचुएशन और खराब हो चुकी थी, जहां लोगों ने मॉल में लूटपाट शुरू कर दी थी और एक दूसरे से लड़ रहे थे और उन्हें रोकने के लिए आर्मी भी आ चुकी थी। वहीं किम और केन को फाइनली म्यू मिल जाती है और तीनों बड़ी ही मुश्किल से मॉल से बाहर निकल पाते हैं। वहां से निकलने के बाद किम केन को बताती है कि वो डॉक्टर्स के साथ दूसरी सेफ जगह पर जा रही है और वो चाहे तो उनके साथ चल सकता है। मगर केन मना कर देता है और कहता है कि वो भी रेस्क्यू टीम का हिस्सा है और वो इस टाइम लोगों को इस हाल पर नहीं छोड़ सकता। और वो किम को अपनी कार की चाबी देते हुए वहां से भेज देता है और फिर अपनी रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर मॉल में फंसे बाकी के लोगों को निकालने लगता है। वहीं दूसरी ओर किम अपनी बेटी के साथ एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी, जहां वो सिक्योरिटी चेक्स भी क्लियर कर लेती है। मगर जब वे आखिरी उड़ान भरने वाली फ्लाइट में जा ही रहे थे कि म्यू खांसने लगती है और सिक्योरिटी टीम उसे रोक लेती है। अब इसी रात पूरी ही सिटी को आर्मी बुलाकर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में डाल दिया जाता है, जहाँ सभी शहर वाले लोगों को एक क्वारंटाइन कैंप में डाल दिया जाता है। दूसरी ओर अब नेशनल मीटिंग बैठ चुकी थी, जहां से इंटरनेशनल डॉक्टर्स और फिजिशियंस आए हुए थे और वे इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि उन्हें उस शहर के सारे ही लोगों की टेस्टिंग करनी चाहिए, जिसके बाद से इन्फेक्टेड लोगों को अलग कैंप में रखना होगा जब तक कि इस वायरस का कोई क्योर मिल नहीं जाता। एक डॉक्टर कहता है कि लेकिन टेस्टिंग के दौरान तो सब लोग साथ ही होंगे, फिर तो वे लोग भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे जो कि अब तक सेफ हैं। मगर उनके पास इतना इंतजाम नहीं था कि वे सबको अलग अलग रख सकें। तो यहाँ से डिसाइड होता है कि सबकी एक साथ ही टेस्टिंग की जाएगी, जिनमें से जो लोग इन्फेक्टेड होंगे उन्हें अलग कैंप में डाल दिया जाएगा। दूसरी ओर किम अपनी बेटी के साथ क्वारंटाइन कैंप में आ चुकी थी, जहां वो पाती है कि यहाँ के हालात काफी खराब हैं और यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ है कि नीचे पैर तक रखने की जगह नहीं है। इतनी भीड़ में कहीं तो खून की उल्टियाँ कर रहे हैं और बाकी के लोग डरे हुए हैं कि कहीं वे भी उनसे इन्फेक्टेड ना हो जाए। वहीं अब किम नोटिस करती है कि म्यू की गर्दन पर भी रैशेस आ चुके हैं, यानी कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। अब अगली सुबह गवर्नमेंट ऑर्डर्स पर कुछ शूटर्स को छतों पर भेजा जाता है, जहां से वे बर्ड्स को मारना शुरू करते हैं ताकि बर्ड्स के जरिए ये वायरस बाकी दूसरी जगहों पर ना पहुंचे। वहीं क्वारंटाइन कैंप में अब फाइनली अथॉरिटीज ने अकेले बचे इलीगल माइग्रेंट को ढूंढ लिया था और डॉक्टर्स उसका चेकअप करने पर ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उसकी बॉडी ने इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बना ली हैं और इसीलिए वो अब तक जिंदा बच पाया। और अब किम भी बाकी डॉक्टर्स के साथ मिलकर उसके इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडीज को रिट्राइव करने की कोशिश करने लगती है, जिससे वे इस वायरस को रोक पाए। और कई घंटों की मेहनत के बाद किम एंटीबॉडीज को निकाल भी लेती है, मगर अब इसे एंटीवायरस बनाने में बहुत टाइम लगने वाला था। सो किम आइडिया देती है कि उन्हें इस इमरजेंसी की हालात में सीधे ही पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज को इंजेक्ट कर देना चाहिए। मगर बाकी के डॉक्टर्स बिना प्रॉपर टेस्टिंग के उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। मगर किम की बेटी म्यू के पास इतना टाइम नहीं था, सो हायर अथॉरिटीज के मना करने के बावजूद किम छुपकर उस माइग्रेंट के एंटीबॉडीज अपनी बेटी में इंजेक्ट कर देती है, जिसके कि अब तक हालात काफी खराब हो चुकी थी। मगर किम को ऐसा करते हुए पुलिस देख लेती है और अंदर जाकर वे किम को बेहोश कर देते हैं और उसकी बेटी को मरा हुआ समझकर उसे बाकी की डेड बॉडीज के साथ भेज दिया जाता है। वहीं बाहर जेक को म्यू का हेयर बैंड पड़ा हुआ मिलता है और वो समझ जाता है कि गार्ड्स अभी अभी किसी बच्चे की बॉडी को लेकर गए हैं और वो म्यू को ढूंढने लगता है, जहां वो आगे बढ़ने पर पाता है कि हजारों की संख्या
में डेड बॉडीज को प्लास्टिक में लपेटा जा रहा है और उनमें से कुछ तो अभी भी जिंदा है। केन म्यू को ढूंढने और आगे बढ़ता है, जहां उसके ये देखकर होश उड़ जाते हैं कि एक बड़ी क्रेन डेड बॉडीज को कचरे की तरह उठाकर एक बड़े स्टेडियम में डाल रही है, जिसमें अब तक लाखों लाशें पड़ी हुई हैं। केन जल्दी से आगे जाकर म्यू को ढूंढने लगता है, जहां वो पाता है कि यहाँ आग से बाकी सभी बॉडीज को जलाया जा रहा है। और तभी उसे म्यू के फोन की रिंगटोन सुनाई देती है और उसे म्यू एक प्लास्टिक बैग में लिपटी हुई मिल जाती है, जो कि थैंकफुली अब तक जिंदा थी। वहीं कैंप के अंदर अब हालात बिगड़ जाते हैं, जहां लोग आर्मी पर ही अटैक कर देते हैं और अब तो उन्हें ये भी पता चल जाता है कि गवर्नमेंट जिंदा लोगों को भी लाशों के साथ जला रही है। तो सभी लोग आर्मी पर अटैक कर देते हैं और पब्लिक में मचे क्योस को देख मेडिकल टीम डिसाइड करती है कि वे उस इमिग्रेंट को कहीं और ले जाकर एंटीवायरस बनाने पर रिसर्च करेंगे। वहीं किम को होश आ चुका था और वो अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। वही कैंप के अंदर ब्यून की उस इमिग्रेंट को देख लेता है और अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसे चाकू से घोंपकर मार डालता है। वहीं किम को भी उसकी बेटी कहीं नहीं मिलती, सो थककर वो भी बाकी के डॉक्टर्स के साथ दूसरे शहर के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर कोरिया का प्राइम मिनिस्टर अब पूरी सिचुएशन से परेशान था, जहां यूएन से भी कई ऑफिसर्स आ चुके थे और वो उसे कहते हैं कि सारे ही इन्फेक्टेड लोगों को जान से मारना होगा, जिससे वे बॉर्डर क्रॉस ना कर सकें। मगर पीएम आर्मी को होल्ड पर रहने को कहता है जब तक वे कोई वैक्सीन ना बना ले। मगर अनफॉर्चुनेटली अब तक उस इमिग्रेंट मोनसाई की भी एम्बुलेंस में डेथ हो चुकी थी, जिसके साथ ही उनके वैक्सीन बनाने की पॉसिबिलिटी भी खत्म हो चुकी थी। और ये न्यूज मिलते ही आर्मी को कहा जाता है कि वे लोगों को बॉर्डर क्रॉस ना करने दे और आर्मी सारे ही लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है, जिसमें से केन भी था, जो कि म्यू को साथ लेकर आया था। और अब तक म्यू काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, यानी कि उस पर मोनसाई की एंटीबॉडीज का पॉजिटिव इफेक्ट हुआ था। किम भी यहाँ बॉर्डर पर म्यू को देख लेती है और उसकी ओर खुशी से भागने लगती है, मगर सोल्जर्स उसे रोक लेते हैं। किम उन्हें बताती है कि म्यू के अंदर एंटीबॉडीज हैं, जिससे वे वैक्सीन बना सकते हैं। सो सोल्जर उसे बेस में ले जाकर प्राइम मिनिस्टर से उसकी बात करवाते हैं। किम पीएम को बताती है कि उसकी बेटी म्यू अब बीमार होकर पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और उसमें अब एंटीबॉडीज मौजूद हैं, जिससे वे वैक्सीन बना सकते हैं। और ये सुनते ही पीएम आर्मी से गोलीबारी रोकने को कहता है, मगर यूएन के बाकी ऑफिसर्स और वाइस प्रेसिडेंट उससे कन्विंस नहीं थे और वे लोग शूटिंग जारी रखते हैं। किम समझ जाती है कि आर्मी शूटिंग नहीं रोकने वाली, तो वो म्यू की ओर गोलीबारी के बीच ही भागने लगती है और इसी बीच एक गोली उसे भी लग जाती है। अब म्यू आगे आकर कहती है कि आर्मी वालों को पहले उसे गोली मारनी होगी और इसे देख आर्मी में सब रुक जाते हैं, क्योंकि वे अपने ही लोगों को मारे जा रहे थे। और ये सब देख बाकी के लोगों को भी भरोसा हो जाता है कि आर्मी उन्हें नहीं मारेगी और वे भी आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं यूएन ऑफिसर्स ये देखकर गुस्से में आ जाते हैं कि कोरियन आर्मी उनकी बात नहीं मान रही और वे अपने खुद के फाइटर जेट्स को वहां भेजकर एयर स्ट्राइक करने को कहते हैं। ये सुन पीएम को गुस्सा आ जाता है और वो यूएन ऑफिसर के सामने ही अपने एयरफोर्स को ऑर्डर देता है कि अगर यूएन के प्लेन्स उनके लोगों को मारने की कोशिश भी करें तो वे उन्हें वहीं मार गिराएं। और अब यूनाइटेड नेशंस के बाकी ऑफिसर से काफी बहस के बाद वे फाइनली हार मान लेते हैं और प्लेन्स को वापस बुला लेते हैं। अब पीएम लाइव होते हैं और अनाउंस करते हैं कि वे म्यू की मदद से जल्दी ही वैक्सीन बना लेंगे और किसी और को अब मरने नहीं देंगे। वहीं अब एंटीबॉडीज के लिए म्यू को गवर्नमेंट फैसिलिटी में भेज दिया जाता है और किम और केन वहीं रह जाते हैं, जो कि अब एक साथ थे। और कुछ ही दिनों में टीवी में अनाउंसमेंट होती है कि उनकी बनाई वैक्सीन इस वायरस पर सक्सेसफुल रही है और इस वैक्सीन को सबसे पहले बेंगेन सिटी के लोगों को दिया जाएगा। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो और मेरी मेहनत जरा से भी पसंद आई हो तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।